हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इमरान सर सक्सेस पॉइंट। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के लास्ट मेथड। ये इसको हम लोग पहला मेथड भी बोल सकते थे। मैंने इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड पहले बता दिया। तो अब हम लोग बात करेंगे आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, वैल्यू को ऐड करना। वैल्यू को ऐड करा कब जाएगा, उसको समझना ज़रूरी है कि डायरेक्ट हम लोग वैल्यू एडेड समझ लें, वो अच्छा नहीं होगा। उससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होंगी। तो उसको समझने से पहले हमें क्या करना समझना पड़ेगा कि एक्चुअली वैल्यू ऐड होगी कब। तो वैल्यू ऐड कब होगी, जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब आपको लोगों को हिंदी में मालूम है क्या होता है? उत्पादन करना। यानी रॉ मटेरियल को, किसको बेटा? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना। करोगे ना? सबसे पहले आपके पास रॉ मटेरियल आएगा, उसको आप क्या करोगे? फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करोगे। फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करोगे? उसे मार्केट में बेचोगे। बेचोगे कि अपने पास ही रखोगे? बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा? बिल्कुल बेचना पड़ेगा आपको। तो आपने बाजार में जाकर बेचा, आपको उससे इनकम आई। ठीक है, क्या आई? आपको उससे इनकम आई। तो इनकम आएगी तो प्रॉफिट किसको होगा? आपको ही होगा ना, कि नहीं होगा? और ये भी ध्यान रखना जरूरी होता है, जो इनकम आएगी वो कब आएगी? प्रोडक्ट को बेचने से ही आएगी। जब तक प्रोडक्ट को मार्केट में जाके नहीं बेचा जाएगा, कोई भी इनकम नहीं आएगी। अच्छा, अब जो इनकम आई, वर्ड मैंने बोला इनकम, यानी जो आय आई आपके पास जो इनकम आई, प्रोडक्शन करने वाले के पास जो इनकम आई, तो उसकी फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उसकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब वो बहुत सारे लोगों को क्या देगा? सैलरी देगा। अब जब जो लोगों को सैलरी मिलेगी, जैसे मैं किसी संस्था में काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी मिली, मैं कहाँ जाऊँगा? बाजार जाऊँगा। बाजार से क्या करूँगा? सामान खरीदूंगा। बिल्कुल सही सुना आपने कि मैं बाजार जाऊँगा और बाजार से क्या खरीदूंगा? सामान खरीदूंगा। ज़रूरी है भैया, इंसान क्या है? सामाजिक, समाज में रहता है, तो सामाजिक क्रियाकलाप करना ज़रूरी है। कपड़े लेना है, किराना का सामान लेना है, सब्जी भाजी लेना है, तो वो कब होगा? जब हमारे पास हमारी सैलरी आएगी, तभी जाकर तो हम बाजार जाएंगे और बाजार से हम क्या खरीदेंगे? सामान खरीदेंगे। ठीक है ना? तो इनकम का आना भी ज़रूरी है। क्लियर हुई ना बात? क्या होना ज़रूरी है? इनकम का आना ज़रूरी है। देखिए, जो बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, इनकम आ रही, बहुत सारे लोग पैसा खर्च भी कर देंगे और क्या करेंगे? कुछ लोग सेव भी कर लेंगे। मगर जो इनकम आएगी उससे हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में सही से पता चलेगा कि हमारी जो इकोनॉमी में हमारी जो मनी है वो किस तरीके से सर्कुलेट हो रही है। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पढ़ा था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंतर्गत पढ़ा था। कितना पढ़ा? उसमें कितने, कौन से पार्ट थे, कितने फेजेस थे? 3 फेजेस थे, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। ठीक है ना? क्लियर हुई बात आपको? अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो पहले वाला सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, वो पहले वो वीडियो देख लें, तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहलाता है। ठीक है भैया, हमने वो सेव भी कर लिया, खर्च भी कर दिए। ठीक है, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। क्या आता है बेटा? हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमारी जो इनकम आ रही है या जो प्रोडक्शन हो रहा है, क्या कहना चाहता हूं मैं कि अब हमें समझना यह जरूरी होता है कि अब जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको जीडीपी में कन्वर्ट किस तरीके से करा जाए। क्या करा जाए? उसको जीडीपी में कन्वर्ट किस तरीके से कराया जाए। अब जीडीपी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूले भी हैं, वो मैं फॉर्मूले आपको समझाता हूं। सबसे पहला जो फॉर्मूला इसमें यूज होगा, सबसे पहले मैं आपको वो वाला फॉर्मूला समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहला फॉर्मूले की, जो कि है GVOMP। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, फिर आगे बताता हूं। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक।
सबसे पहले तो GVO का मतलब समझते हैं। इसमें O का जो सबसे जो मेन मतलब है वो है O, यानी ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। अब आउटपुट, यहां पर आउटपुट का क्या मतलब है कि आपने जो भी प्रोड्यूस करा है, क्या करा है, जो भी आपने उत्पादन करा है, जो भी आउटपुट आपने करा है अपनी फैक्ट्री के अंतर्गत, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है वो यहां पर आता है। सबसे पहले तो हमें वैल्यू एडेड में GVOMP ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्शन से हम लोग प्रोडक्शन को GDP में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है। पीछे के हल्ले पर जो हल्ला हो रहा है ना, उस पर बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट मत करिएगा, क्योंकि हम लोग, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग समाज में रहते हैं, तो समाज में आस पड़ोस में घर वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पर जो हल्ले होते हैं हमें उनको क्या कहते हैं कि झेलना भी पड़ता है और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना पड़ता है। और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर करें। GVOMP यानी आउटपुट। सबसे पहले तो आउटपुट का मतलब है, अगर आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझाऊं, सबसे पहले क्या होता है, इनपुट होती है, इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, फिर प्रोसेस होता है और उसके बाद आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट निकल कर आता है। वैसे ही हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करेंगे, कहां पर, अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन के माध्यम से, फिर उसको मार्केट में बेचा जाएगा, वो कहलाएगा हमारा प्रोडक्शन। अब सबसे पहले हम देखिए, अब सबसे पहले क्या समझते हैं, सेल्स को। सेल्स क्या होती है, सेल्स जब आप किसी वस्तु को मार्केट पर बेचते हो, जब आप किसी वस्तु को मार्केट में बेचते हो तो वो सेल्स कहलाती है। तो सेल्स जब बिक्री करोगे तो इनकम आएगी। तो हम लोगों ने पहले बात करी थी इनकम की बात। अच्छा, जब हम लोग क्वेश्चन लगाते होते हैं तो जो एग्जामिनर होता है या जो क्वेश्चन देने वाला होता है वो आपको आसान क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक है, वो क्या दे देगा आपको किसी क्वेश्चन में, मोस्टली जो सेल्स होती है वो किस चीज का कॉम्बिनेशन होती है, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। वो किसका कॉम्बिनेशन होगी, इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगी। अब किसी क्वेश्चन में सेल्स भी दे दिया गया है, डोमेस्टिक सेल भी दे दी गई है और एक्सपोर्ट भी दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग ये मान लेंगे कि ये जो सेल दी गई है इन दोनों में ये चीज इंक्लूड है, तो इसलिए इनको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट सेल नहीं मिलती है तो आप लोग क्वेश्चन में क्या ढूंढोगे, डोमेस्टिक सेल यानी घरेलू सेल और एक्सपोर्ट ढूंढोगे। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या जाकर मिलेगा आपको, सेल्स मिलेगी। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू बिक्री और एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो हम सामान अपने देश से किसी दूसरे देश में भेजते हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या मतलब होता है, तो मतलब को थोड़ा सा समझ कर चलें कि क्या उसका एक्चुअल किसी वर्ड का क्या मतलब होता है। डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सेल्स क्या होती है। फिर से एक बार बता देता हूं, सेल क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। जब हम लोग क्वेश्चन लगा रहे होते हैं तो सेल निकालने का एक्चुअली तो क्वेश्चन में सेल्स दिया रहता है डायरेक्ट, और अगर नहीं दिया होता है तो डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट को प्लस करके हम लोग क्या करेंगे, सेल्स निकाल लेंगे। जब किसी क्वेश्चन में सेल्स भी दिया गया है, डोमेस्टिक सेल भी दी गई और एक्सपोर्ट भी दिया गया है भैया, तो इन दोनों को क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, सेल्स को ले लेंगे और इन दोनों को इग्नोर कर देंगे। अब किसी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेल्स दी गई और एक्सपोर्ट दिया गया है, तो इधर पर एक्सपोर्ट को इग्नोर करके हम लोग क्या कर लेंगे, सेल्स को ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे चेंज इन स्टॉक। किसकी बात करूंगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ CIS, चेंज इन स्टॉक। तो आपको ये मालूम है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या बात बोली मैंने यहां पर, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। किसी भी जो प्रोडक्शन करा है तो कहीं ना कहीं जब साल का अंत होता है तो कुछ ना कुछ सामान क्या हो जाता है, हमारा बच जाता है।
सपोज दैट 31 जब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना हुआ या हमें अपना साल भर का खाता तैयार करना है 31 मार्च को, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास साल भर में हमने बहुत सारा तो बेच दिया, अब कुछ बचा हुआ है। अब जो बचा हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होगा कि प्रोडक्शन तो रुकेगा नहीं, प्रोडक्शन तो बढ़ता चला जाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अब जो क्लोजिंग स्टॉक था वो हमारे ओपनिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। तो CIS निकल गया। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना। यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रहा था कि सपोज मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि 80% अपन जो भी प्रोडक्शन करा वो अपन ने 80% बेच दिया, 20% बचा, तो 20% क्लोजिंग स्टॉक। अब प्रोडक्शन तो चल ही रहा है, अब प्रोडक्शन चलेगा, जो 20% बचेगा वो हम अपने ओपनिंग स्टॉक में जोड़ देंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, या मैं क्लोजिंग स्टॉक भूल गया यहाँ पर, चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव कब होगा, चेंज इन स्टॉक हमारा पॉजिटिव कब होगा। तो आपके मन में आंसर आना चाहिए कि जब सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव कब आ जाएगा, जब हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है ना, और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम होगी। अब मैं फिर वही बोलूं कि चेंज इन स्टॉक की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, तो आपका मन में क्वेश्चन, आपका जब आंसर आएगा कि जब हमारी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो चेंज इन स्टॉक है वो माइनस में आ जाएगा। तो प्रोडक्शन तो इकट्ठा तो करते नहीं है ना, अपन लोग साल के अंत में देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ने बोल दिया 80% है, 20% बच गया, जो 20% है वो आगे में ऐड कर देंगे। तो ऐड तो करोगे ना, एकदम से पूरे साल भर का प्रोडक्शन थोड़ी करोगे, जो थोड़ा बहुत होगा उसमें हम लोग 1 अप्रैल में जोड़ देंगे। तो इतना ज़्यादा नहीं होगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक हमारा ज़्यादा होगा, इसलिए चेंज इन स्टॉक आएगा में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव में ही आए, नेगेटिव में भी आपका आ सकता है, तो घबराएं नहीं। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा वैल्यू एडेड के बारे में। तो वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, GVAMP, यहां पर इसका फॉर्मूला क्या आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। GVAMP का फॉर्मूला क्या होता है, GVOMP माइनस IC। IC का मैं मतलब समझाऊंगा डायरेक्ट, अभी एकदम से दिमाग दौड़ाने लगिएगा। या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, यहां पर जो IC का मतलब है वो है इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या है बेटा, इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, चलिए यहां पर एडेड का मतलब समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि जो भी आपने प्रोडक्शन किया है उसका पूरा श्रेय आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उस इंसान को भी मिलेगा जिसने रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, बुक वगैरह में भी एग्जाम्पल दिया है, मगर मैं उसको आपको जीता जागता एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, मैंने क्या बोला है कि पूरा श्रेय आपको नहीं मिलेगा, उस इंसान को मिलेगा जिसने आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया है। एडिट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसने जितनी वैल्यू का हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया है, किसने, भाई प्रोडक्शन हमने करा, जिसने हमें क्या दिया है, रॉ मटेरियल दिया है, तो उसने जितनी वैल्यू का रॉ मटेरियल दिया है हमें, उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या करा है, कितना करा है। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। ठीक है,
चलिए मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। एक फार्मर ने वीट का उत्पादन करा, गेहूं उगाया, ठीक है, उगाएगा या नहीं उगाएगा? बेगर उगाया मिल जाएगा, उगाएगा। फार्मर ने क्या करा, वीट अपने खेत में उगाया, जिसकी कॉस्ट उसको 1000 रुपये लगी लगभग, ठीक है। उसके बाद एक क्या आया, मिलर आया। मिलर ने वो गेहूं खरीद लिया, किससे? फार्मर से। अरे यार गलत लिख गया मैं यहाँ, फार्मर, ठीक है, हो जाती कभी की गलती, ठीक है। तो मिलर ने ये वीट खरीद लिया फार्मर से, कितने का बेटा? 1000 रुपये का, ठीक है। मिलर ने उसका फ्लोर बनाया, यानी आटा तैयार करा, ठीक है, करा, आटा तैयार करा। तो क्या जो उसने जो आटा तैयार करा, तो वो क्या 1000 रुपये में बेच देगा? 1000 में उसने 1000 में खरीदा था, अब 1000 में बेच देगा? नहीं बेचेगा ना। क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि उसने देखो मशीनरी भी लगाई होगी, कहीं पर ज़मीन भी ली होगी, एक बिल्डिंग भी बनाई होगी, तो उनकी कॉस्ट जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? अच्छा, जो मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ ये रफ है, रफली डेटा है यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती हैं यहाँ पर। तो फ्लो उसने आटा बनाकर 1700 रुपये, उसकी जो कॉस्ट आई वो 1700 रुपये आई। कितनी आई? 1700 रुपये आई, ठीक है। क्या करा, फिर से समझाता हूँ। फार्मर ने वीट का उत्पादन करा, उसकी कॉस्ट कितनी लगी उसको? लगभग 1000 रुपये। मिलर आया, उसने वीट खरीद लिया 1000 रुपये का, उसने अपनी फैक्ट्री में उसको आटे में कन्वर्ट करा, ठीक है। फिर एक क्या आया, एक बेकरी वाला आया। बेकरी वाले ने क्या करा, ये आटा इससे खरीदा, कितने रुपए का? 1700 रुपये का खरीदा, ठीक है। क्या खरीदा? 1700 रुपये का खरीदा, और उसको बिस्कुट में, बिस्किट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। तो क्या अब ये बिस्किट जो बनाए इसने बेकरी वाले ने, क्या वो 1700 रुपये में बेच देगा? नहीं बेचेगा ना। बेकरी वाले ने भी कहीं ना कहीं मशीनरी लगाई होगी, बिल्डिंग है, अपनी दुकान का किराया, लाइट का किराया, कहीं ना कहीं वो उसमें वैल्यू ऐड करेगा कि नहीं करेगा? कर रहा है। आपके दिमाग में बात चलनी चाहिए कि वैल्यू यहाँ पर ऐड हो रही, पहले यहाँ पर 1000 था, फिर 1700 हुई, उसने कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड करी ना। मैंने बताया ना कि यहाँ पर एडिट का मतलब ये है कि प्रोडक्शन जो आपने किया उसका पूरा श्रेय आपको नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा जिसने आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा है। यहाँ पर रॉ मटेरियल किसने प्रोवाइड कराया था? फार्मर ने। यहाँ पर बेकरी वालों को रॉ मटेरियल किसने प्रोवाइड कराया? मिलर ने प्रोवाइड कराया। तो भैया बिस्किट तैयार करें, ठीक है, उसकी कॉस्ट हम लोगों ने मान ली। अब कॉस्ट की चलो एक बार एक इधर पे लिख देता हूँ। यहाँ पर शॉप पर गया, ठीक है, शॉप वगैरह में जाएगी कि नहीं जाएगी, दुकान में डायरेक्ट बेकरी से बिक जाएगी। तो शॉप वाले ने 2500 रुपए के बिस्किट खरीद लिए। बिस्किट का जो पैकेट होगा वो 2500 रुपए की उसकी कीमत की यहाँ पर शॉप वाले ने खरीद लिया। मैंने बताया कि रफली डेटा है। अब यहाँ पर देखो 2500 रुपए में खरीदा है, यहाँ पर भी वैल्यू ऐड करी गई क्योंकि भैया इसने उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं मशीनरी का, लैंड का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कहीं ना कहीं चार्ज लगाकर उसने जोड़ दिया। अब शॉप वाले ने क्या करा, इसको गिफ्ट पैक करा। क्या करा? गिफ्ट पैक कर कर कंज्यूमर को बेच दिया। किसको बेच दिया बेटा? कंज्यूमर को बेच दिया। कितने का? 3000 रुपए का बेच दिया। क्यों बेचा? भैया गिफ्ट पैक करा ना उसने भी कहीं ना कोई वैल्यू एडिट करी कि नहीं करी बेटा? बिल्कुल ऐड करी। फिर से समझते हैं। फार्मर ने वीट उगाया, मिलर वाले ने उससे 1000 रुपये का खरीद लिया, उसने उसका आटा बनाया, आटा बनाकर उसने बेकरी वाले को दिया, बेकरी वाले ने उससे कितने का खरीदा? 1700 रुपये का खरीदा। उसने इसके बिस्किट बनाए, बिस्किट बनाकर उसने शॉप वाले को बेचा, शॉप वाले को उसने कितने का बेचा? 2500 रुपये का। कहीं ना कहीं उसने भी वैल्यू ऐड करी, मशीनरी की, बिल्डिंग की, लैंड की। फिर शॉप वाले ने क्या करा? उसको गिफ्ट पैक करा और कंज्यूमर को बेच दिया। कितने का? 3000 रुपये का। कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू ऐड हो रही है ना।
बिल्कुल हो रही है। अब उसको और आगे मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, एक्चुअल में वस्तु कितने की थी? 1000 रुपये की। मिलर ने उसे तैयार करा, कितने की बनी? 1700 रुपये की। मगर हमें ये देखना है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी। तो ये यानी 1700 माइनस 1000, उसने कितनी वैल्यू को ऐड करा है यहां पर बेटा? 1000। ठीक है, आउटपुट क्या था बेटा? ये आटा निकल कर आया कितने का? 1700 का। मगर उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? रॉ मटेरियल क्या था? फार्मर ने जो उसे प्रोवाइड कराया था 1000 का था। तो वैल्यू कितनी ऐड करी गई? 700 रुपये ऐड करा गया। कितना करा गया? 700 रुपये उसमें ऐड करा गया। हर स्टेज पर कितनी वैल्यू ऐड हुई कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि भैया 1000 तो ये लेना ही, रॉ मटेरियल यहां पर प्रोवाइड कराया, फिर इसने मिलर को बेचा, मिलर ने तैयार करा आटा, कितने का बेच दिया? 1700 रुपये का बेच दिया। ठीक है, यहां पर इन दोनों के बीच में कितनी वैल्यू ऐड करी गई? 700 रुपये ऐड करी गई। यानी मिलर वाले के लिए रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या था? फार्मर या वीट। मिलर वाले ने बेकरी वाले को आटा बना बेच दिया, कितना का? 1700 रुपये का उसने बिस्किट तैयार करी, 2500 रुपये का बेच दिया। कितने का बेच दिया बेटा? 2500 रुपये का बेचा कि नहीं बेचा? बेचा, बिल्कुल बेचा। हमने यहां पर एग्जाम्पल लिया। अब इसने वाले ने यहां पर कितनी वैल्यू ऐड करी? 800 रुपये करी ना? 800 रुपये ऐड करी कि नहीं करी? बिल्कुल ऐड करी। फिर यहां पर आप देखो, क्या देखें भैया हम लोग यहां पर कि अब बेकरी वाले ने शॉप को 2500 रुपये के बिस्किट बेच दिए। उसने क्या करा? गिफ्ट पैक करा और कितने का बेच दिया? कितने का बेच दिया? 3000 का बेच दिया। यहां पर कितना आया? कितनी वैल्यू ऐड करी गई? 500। अच्छा, अब इनको टोटल करें, 1700 यानी 1700, कितने हो गए बेटा? 1700। और ये कितने हो गए? 8 और 5 13 यानी 1300। दोनों को ऐड करें, 0 0 7 और 3 10 की 0 1 कैरी 3000, ये आ गया। यानी जो वैल्यू ऐड करी हुई कंज्यूमर को जो बेचा गया वो क्या आ गया बेटा? 3000 आ गया। यानी आपका आंसर सही है। ठीक है ना? आगे पूरी प्रोसेस समझ में क्लियर हुआ बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं? चलिए तो फिर से एक बार समझ लीजिए, जीवीए का फॉर्मूला क्या होता है? जीवीए एमपी इज इक्वल टू जीवीए एमपी माइनस आईसी, या उसको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बेटा? नेशनल इनकम। क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। नेशनल इनकम कौन सी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है? सही, बिल्कुल आपका मन में जो प्रश्न आना चाहिए कि नेशनल इनकम निकलेगी कैसे? बिल्कुल कैसे निकलेगी मैं बताता हूं। प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्सरी सेक्टर, यस, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टरों को जब हम प्लस करेंगे तब हम नेशनल इनकम, देखो बहुत सारे हज़ार लोग काम करेंगे, इसमें भी काम करेंगे, इसमें भी काम करेंगे, इसमें भी काम करेंगे, उनकी जो इनकम होगी वो उसमें हम लोग इसमें इनकम फाइंड आउट करेंगे, नेशनल इनकम के अंतर्गत फाइंड आउट करेंगे। अभी अब मगर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने बोला था कि जो प्रोडक्शन करा उससे हम लोग जीडीपी कैसे निकालेंगे? तो मैं बता रहा हूँ ना, जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा? जीवीए एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीवीए एमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, और यहाँ पर जीवीए एमपी ऑफ सर्विस सेक्टर या टेरिटोरियल टर्सरी सेक्टर होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा? प्रोडक्शन से ऐसा निकलेगा। ठीक है, मगर आपको पूरी प्रोसेस जो आपने बताया ना, जीवीओ भी निकालना पड़ेगा, जीवीए भी निकालना पड़ेगा, तभी तो आपका जीडीपी निकल कर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। दिक्कत मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उस तरीके से समझाऊँ जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए। या फिर एक तरीके से और निकल सकता है, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू जीवीए एमपी ऑफ फर्म ए प्लस
GVAMP ऑफ फर्म बी प्लस डैश। जितनी फर्म होंगी उनकी GVAMP को आप प्लस कर दोगे तो GDPMP निकल कर आ जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि नेशनल इनकम निकालो यानी NNPFC निकालना है तो GDPMP से निकालना बखूबी आपको आता है। मैंने आपको फॉर्मूले निकालना बताए थे, ठीक है ना, फॉर्मूले निकालना बताए थे, बिल्कुल भूलिएगा मत। उससे बड़ी आसानी से यानी ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल और मार्केट से फैक्ट्री पर जाएंगे तो क्या करेंगे वो आपको अच्छी तरीके से मालूम है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, किसी क्वेश्चन में आपको वो बोल देगा GVOMP फाइंड आउट करो। क्या करो? GVOMP फाइंड आउट करो। आपके तो सर ऊपरी की चीज गायब है, कैसे फाइंड आउट करें? आंसर तो देने दो भैया। आपको उस क्वेश्चन में NVAFC दिया होगा, NVAMP भी दिया जा सकता है, NVAFC भी दिया होगा। अब आपका और दिमाग खराब, यार ये तो सर ने बताया ही नहीं था, तो कुछ अपना भी दिमाग लगाना है, जो थोड़ा सा है मगर लगाना तो है ही है। तो हम लोगों को चाहिए क्या पड़ता है? GVAMP, ठीक है ना। नेट से ग्रॉस फॉर्मूला याद होगा और फैक्ट्री से मार्केट पर गए फॉर्मूला आपको बखूबी याद है, ठीक है ना। इस तरीके से अपन लोग क्या करेंगे? GVAMP में कन्वर्ट करेंगे, NVAFC या NVAMP को कन्वर्ट करेंगे GVAMP में। GVAMP का जब फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा? GVAMP का फॉर्मूला आ गया तो GVOMP माइनस IC या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देंगे। IC की वैल्यू दी गई होगी तो इसमें से अपन लोग क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे IC की वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा? GVOMP आ जाएगा। अब GVOMP आ गया तो GVOMP का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। GVOMP की वैल्यू आ गई, मैंने आपसे बोला ना GVOMP। अब किसी क्वेश्चन में सेल्स भी पूछ सकता है तो यहाँ पर GVOMP की जगह पर अब क्या रख दोगे? उसकी वैल्यू रख दोगे, चेंज इन स्टॉक दिया होगा और सेल्स आप आराम से निकाल लोगे। अब GVOMP तो यहीं से निकल आएगा GVAMP से, ठीक है ना बेटा। सेल्स की बात अगर आती है, सेल्स पूछता है तो इस तरीके से यहाँ पर GVOMP का फॉर्मूला रखकर आपको क्या निकालनी पड़ेगी? सेल्स निकालनी पड़ेगी। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है, कोई दिक्कत? वैसे ही जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी क्वेश्चन को स्क्रीन पर डाल दिया था, उसको पॉज करके आप लिख लीजिए, ठीक है। कोशिश करूंगा यहाँ पर भी लिखने की, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा उनको। जैसे कि आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा होगा कि मैंने आपको क्वेश्चन डाल दिया है। यहाँ पर अपन को फाइंड आउट करना है GVAFC फाइंड आउट करना है। तो मैं एक स्टेप आपको बताऊंगा, सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले तो GVOMP इज इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बताइए, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मैंने शॉर्ट में लिख लिया है। सेल्स आपको डायरेक्ट दी गई है 500, चेंज इन स्टॉक नहीं दिया गया डायरेक्ट, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक यानी 20 माइनस 30। कैसे है? क्लोजिंग स्टॉक 20 है, ओपनिंग स्टॉक क्या है? 30 है, ठीक है। तो 500 माइनस का 10, प्लस माइनस करना तो आता ही होगा, बखूबी आता है। 20 में से 30 यानी 20 में से 30 गए, क्या आएगा? माइनस का 10 आएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना हो गया? 490 हो गया बेटा। फिर इसके बाद निकालेंगे GVAMP, तो GVOMP माइनस IC, क्या दिया गया है? IC। हम लोग यहाँ पर लिख दें 490 माइनस IC, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया गया परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और परचेज ऑफ मशीनरी नहीं, प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, परचेज
परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लिख देंगे। तो 490 माइनस 300 ही है ना, 300 190, और ये वैल्यू का आपको करोड़ में दी गई हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितना आ गया आगे समझे ना, 400 में से 300 के कितना बचेगा, 190 बचेगा। अब GVMP आगे हमें चाहिए क्या है, GVAFC, ठीक है। तो G जो चाहिए है GVAFC, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, GVAMP ग्रॉस। केवल हमें क्या करना है, मार्केट से फैक्ट्री पर जाना है, मार्केट से फैक्ट्री पर जाना, तो क्या करते हैं बेटा, माइनस का NIT करते हैं, करेंगे माइनस का NIT भी क्वेश्चन में दिया गया है। ये हम 40, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 190 दिया गया है, GVMP माइनस IT माइनस सब्सिडीज, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। यहाँ पर 190 और प्लस का सब्सिडीज हो जाएगा, 190 प्लस सब्सिडीज कितनी है, 40, आंसर कितना आ गया, 230 करोड़। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर आप लोगों ने देख लिया है कि जैसा कि हमें क्या करना है, NVAMP नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हमें ऐड करना है। क्वेश्चन आपको ये दिया गया हुआ है, तो हम लोग एक एक स्टेप करते हैं। सबसे पहले GVOMP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी है, 90 प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी क्लोज डायरेक्ट तो दिया नहीं गया, क्लोजिंग चेंज इन स्टॉक तो डायरेक्ट दिया नहीं गया, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी 25 माइनस 15, तो 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100, जो भी हो करोड़ में लिख दीजिएगा। फिर GVAMP, तो GVOMP माइनस IC, तो 100 माइनस, अब आपका दिमाग चकराएगा कि यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजप्शन भी दिया गया है और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया गया है। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया गया है और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया गया है, तो यहाँ पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को इग्नोर कर हम लोग क्या ले लेंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन ले लेंगे। कितना हो गया, 60 करोड़ हो गया बेटा। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, NVAMP निकालना है, दिया गया है GVAMP दिया गया है, यही निकालना है NVAMP। ग्रॉस से नेट पर जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस का डेप करते हैं, बाकी कोई और चेंज करेंगे नहीं इसमें। IT भी दिया गया, रेंट भी दिया गया, इनको इग्नोर कर देंगे यहां पर। तो 60 माइनस का डेप कितना है, यहां पर डेप्रिसिएशन 20 है बेटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 करोड़। आंसर यहां पर क्या आ गया, 40 करोड़। तो आपको मेरा वैल्यू एडेड मेथड कैसा लगा, मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे अगले आने वाले वीडियो का भी इंतज़ार करें। मैं बिजनेस के लिए सोच रहा हूं कि आपके लिए बिजनेस का वीडियो लेकर आऊं, जो कि है आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। बहुत ही आसान चैप्टर है, शायद मैं आपको वो 2 पार्ट में समझाऊंगा, इकट्ठा समझाऊंगा ना तो वो आपको वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना हेनरी फ्योर का प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क, तो उसको अपन लोग चैप्टर को डिवाइड कर देंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, भले ही 2 पार्ट हो या 3 पार्ट हो, मगर उसको अच्छी तरीके से समझेंगे, वो भी लाऊंगा मैं आपके लिए। और ये तो हमारी नेशनल इनकम ख़त्म हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन लगाइए, जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछिए, ठीक है ना। और मेरे बाकी मेथड के भी क्वेश्चन लगाइए, जो भी सवाल में दिक्कत है वो बिल्कुल मुझसे पूछिए, मैं आपको समस्याओं का समाधान करूंगा। और मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब सलाम, नमस्ते एंड गुड बाय।